हेलो गाइस, मैं अमित कुमार सानू आपके अपने चैनल ई प्रश्नावली क्लासेस के इस वीडियो में आज आपके लिए परसेंटेज के पार्ट 2 के वीडियो को लेकर के आया हूं। मैंने इसके 3 पार्ट बनाए हैं, तो ये आपका सेकेंड पार्ट है। सो प्लीज़ इसे ध्यानपूर्वक देखें। इसमें आने वाले बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको एग्ज़ाम के टाइम कंफ्यूज कर देंगे। सो बी केयरफुल। प्रश्न है, किसी कॉलेज में छात्र और छात्राओं का अनुपात 3:2 है। यदि छात्रों के 20% तथा छात्राओं के 25% वयस्क है तो उन विद्यार्थियों की प्रतिशतता जो वयस्क नहीं है। देखिए यहाँ सवाल में क्या दे रखा है, बॉयज़ और गर्ल, छात्र और छात्राएं। तो हमने यहाँ लिखा बॉयज़ और यहाँ लिखा हमने गर्ल्स। बॉयज़ का रेशियो क्या है 3, गर्ल्स का है 2। अब 3:2 का अगर हम लोग 20% 25% निकालना शुरू कर दिए तो डेसिमल में आ जाएगा, फिर बाद में कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो हमने पहले वीडियो में आपको बता रखा था कि प्रतिशत का जब चैप्टर हो, प्रतिशत का सॉल्व कर रहे हो कोई भी क्वेश्चन, तो उसको ऐसा नंबर लीजिए जिसका प्रतिशत निकालना आसान हो। तो चलिए मैं 3 को 30 कर देता हूँ, 2 को 20 कर देता हूँ। अब कितने हो गए विद्यार्थी हो गए टोटल 50। ठीक, अब सवाल में दे रखा है कि लड़कों के यानी कि छात्रों के 20%, अगर 30 छात्र है तो उसका 20% कितना हो जाएगा 6। लड़कियों के यानी कि छात्राओं के 25% वयस्क है तो 20 कुल लड़कियां हैं तो 25% हो जाएगा 5। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 6 5 कितना हो गया 11। कहने का मतलब है यह जो 11 निकला विद्यार्थी, यह क्या है वयस्क है। टोटल थी कितनी 25, जिसमें कितने वयस्क हैं 11। तो बताइए कितने वयस्क नहीं हैं। तो देखिए यहाँ कह रहा है कि 30 बॉय है जिसमें से 6 वयस्क है, तो वयस्क नहीं है कितना, तो 24 हो जाएगा। गर्ल्स में 20 गर्ल्स हैं, 5 वयस्क है, कितने वयस्क नहीं हैं, तो 15। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाता है 39। ये 39 विद्यार्थी वयस्क नहीं है। अब सवाल कह रहा है कि कितने प्रतिशत वयस्क नहीं है, तो प्रतिशत निकालना है तो कुछ नहीं करना है। कितने वयस्क नहीं थे 39 को हमने लिख दिया ऊपर, और नीचे लिखता हूँ कुल छात्र कितने हैं 50 लिख दिया। उसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, 50 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, और 39 × 2 कितना हो जाएगा 78। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल है, किसी स्कूल के लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है। यदि लड़कों के 75% तथा लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है ज्ञात करें। देखिए पिछले जैसा ही ये सवाल है, तो इसमें भी बॉयज़ और गर्ल दे रखा है, तो हमने बॉयज़ और गर्ल यहाँ लिख दिया, बॉयज़ और गर्ल। बॉय कितना है 4 और गर्ल्स कितना है 1, बॉयज़ 4 गर्ल्स 1। सवाल में कह रहा है कि लड़कों के 75%। अब देखिए गौर कीजिए, ये 4 और 1 का अगर 75% निकालिएगा 4 का तो डेसिमल में आएगा, कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं 4 को 40 बना देते हैं, तो गर्ल्स के जो डिजिट है उसको भी आपको सेम मल्टीप्लाई करना है। 4 को अगर हमने 10 से मल्टीप्लाई कर रखा है तो 1 को भी 10 से मल्टीप्लाई करना है। अब आपके सामने दिख रहा है 40 बॉय और 10 गर्ल्स, टोटल कितने विद्यार्थी हो गए 50। अब सवाल में कह रहा है कि लड़कों के 75%, 40 लड़के हैं टोटल, इसका 75% कितना होगा 30 होगा। लड़कियां 10 है तो इसका 70% कितना होगा 7 होगा। ये 30 और 7 मिलकर के बनते हैं 37। यानी कि ऐसा कहें कि 37 विद्यार्थी को छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप मिल रहा है। कितने को नहीं मिल रहा है, तो अगर 40 यहाँ है लड़के जिसमें से 30 को मिल रहा है तो कितने को नहीं मिल रहा है भाई 10 को नहीं मिल रहा है। यहाँ गर्ल्स हैं 10 और मिल कितने को रहा है छात्रवृत्ति 7 को, तो कितने को नहीं मिल रहा है 3 को नहीं मिल रहा है। सिंपल है। अब क्या करना है, ये 10 और 3 को जोड़ दे 13। यह संख्या क्या बता रहा है कि कुल विद्यार्थियों में 13 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। अब इसका प्रतिशत ही निकालना है ना, तो चलिए प्रतिशत निकालते हैं। क्या होगा,
तो जितने को नहीं मिल रहा है उसको लिखें ऊपर, और नीचे कुल विद्यार्थी की संख्या। कुल विद्यार्थी की संख्या कितनी है? 50। 50 हमने लिख दिया और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 50 टू ज़ा 100। अब 13 गुना 2, 13 दूनी 26, तो ये 26 आपका क्या हो गया? प्रतिशत ऐसे विद्यार्थी जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। अगला सवाल है, किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। इस कक्षा में कुल 66 विद्यार्थी है। यदि कक्षा में 4 और लड़कियां भर्ती कर ली जाए तो लड़के और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात क्या होगा? तो देखिए भाई, यहाँ फिर गर्ल्स और बॉयज़ की बात की गई है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा बात किया गया है कि गर्ल्स आपका बॉय से कितना प्रतिशत है? तो 20% अधिक है। तो अगर हम बॉय को ले लेते हैं 100 मान लेते हैं, तो गर्ल्स कितने हो जाएंगे? 20% अधिक, यानी कि 120। कोई डाउट नहीं है। अब इसे आप रेशियो में निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा? 20 6 के 120, 6 हो गया, और 20 पंचे 100, 5। 6 और 5 के रेशियो में लड़के और लड़कियां निकल गई। सवाल में यह भी दे रखा है कि कक्षा में कुल 66 विद्यार्थी है। तो ऐसा करें कि जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6 5 11। ये 11 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा? कुल विद्यार्थियों के इक्वल। गौर कीजिएगा, ये 11 यूनिट ही किसके इक्वल हो जाएगा? 66 कुल विद्यार्थी के इक्वल हो जाएगा। अब 11 बराबर 66 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 6। अब गर्ल्स का रेशियो है 6, यहाँ देखिए गर्ल्स का रेशियो है 6। 1 यूनिट बराबर 6 है, तो 6 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 6 गुना 6 36। आराम से निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब बॉय का यूनिट कितना दिया गया है? 5, ठीक है। तो बॉय यानी कि लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो कीजिए 5 गुना 6 कितना हो जाएगा? 30। अब आपके पास गर्ल्स भी मिल गए, बॉयज़ की भी संख्या मालूम हो गई। गर्ल्स के कितना? तो 36, और बॉय का कितना? 30। अब सवाल में कह रहा है कि 4 और लड़कियां भर्ती कर दी गई, तो 36 में 4 और ऐड कर दिए, कितना हो गया? 40। लड़के तो वही रहे जितने थे, यानी कि 30। अब इनका अगर रेशियो निकाला जाए तो क्या होगा? 0 0 को कैंसिल कर देना है। कितना हो गया? गर्ल्स 4 बॉयज़ 3। सवाल में कह रहा है, गौर कीजिएगा, लड़के और लड़कियां यानी कि बॉय और गर्ल्स का रेशियो, ठीक है। जब ऐसा दे तो कुछ नहीं करना है, ये आपका जो बॉय का है 3 इसे पहले लिख देना है, और गर्ल का जो रेशियो है 4 उसे पीछे लिख देना है, यानी कि आपका सवाल का आंसर हो जाएगा 3:4। सवाल है, किसी परिवार में चावल, मछली तथा तेल पर किए जाने वाली व्यय 12:17:3 के अनुपात में है। इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20%, 30% तथा 50% की वृद्धि हो जाती है। परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितनी वृद्धि हो जाएगी? तो क्या क्या दे रखा है? चावल, मछली, तेल। चावल को राइस कहते हैं तो मैंने उसके लिए आर लिख दिया। मछली को फिश कहते हैं तो मैंने उसके बदले एफ लिख दिया, और तेल को ऑयल कहते हैं तो ओ लिख दिया। राइस का वैल्यू बताइए? 12, ठीक। फिश का कितना? 17, और ऑयल का कितना? 3। अब इसका आप प्रतिशत निकालिएगा तो वही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो 12 को कर देते हैं 120, और 17 को कर देते हैं 170, तो 3 कितना हो जाएगा? 30। सब कोई को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब आइए, सवाल में कह रहा है कि वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः यानी कि आर में कितना, राइस में कितना किया गया? 20% का वृद्धि। तो 120 पहले का और इसका 20% हो जाएगा 24, वृद्धि कर दी गई। तो कितना हो गया ये टोटल? 144। यानी कि जो पहले व्यय किया जा रहा था 120, वो अब कितना किया जाने लगा चावल में? 140, सॉरी 40 नहीं, ये 44 हो जाएगा। मैंने कैलकुलेशन थोड़ा गलत कर दिया था, ठीक है। ये मैंने क्या लिख दिया? 44, सही है। अब आइए मछली में कहा जा रहा है कि 30% का वृद्धि, यानी कि पहले कितना था? 170, फिर उसमें वृद्धि कितना किया गया? 30%। 170 का 30% होता है 51, और इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 221।
अब ऑयल में चलते हैं। ऑयल में 50% की वृद्धि है, तो ये 30 पहले की हुई और 50% 30 का हो जाएगा 15, तो कुल कितना हो गया 45। अब देखिए पहले कितना व्यय करता था इन तीनों पे, तो 120, 170, ठीक है, और 130, कितना हो गया दोनों मिलकर के 320। पहले का व्यय था 320, ठीक है। अब कितना व्यय करने लगा वृद्धि हो जाने के बाद, तो सब कोई को जोड़ दीजिए। 144 प्लस 221 प्लस 45 कितना हो जाएगा 410। पहले व्यय होता था 320 का, अब होने लगा 410 का। कितनी की वृद्धि आई 90 की वृद्धि आई। अब प्रतिशत बोला जाए कितना का प्रतिशत वृद्धि हुआ, तो 90 बटे पहले कितना खर्च होता था 320, 320 हमने नीचे लिख दिया, ठीक है। इसको कितना से मल्टीप्लाई किया हमने 100 से। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका कितना आंसर आ जाएगा 28 सही 1/8%, ठीक है। सवाल है चीनी की कीमत में 50/3% की वृद्धि होती है और एक परिवार की खपत में 25% की कमी आती है। व्यय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। एक तरफ कीमत और दूसरा तरफ खपत, ठीक है। चलिए पहले हम बात करते हैं कि 50/3% को कहा कितना जाता है, तो 50/3% को कहा जाता है 16.2/3%, और इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है 1/6 होता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब 25% दूसरा दिया गया है, तो 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू आपको याद होगा कितना होता है 1/4 होता है। बस मेरा बताने का उद्देश्य था कि आपको फ्रैक्शनल वैल्यू का परसेंटेज का फ्रैक्शनल वैल्यू मालूम होना चाहिए। चलिए अब सवाल सॉल्व करते हैं। पहले कीमत दे रखा है तो हमने कीमत लिख दिया, ठीक है, कीमत। दूसरा खपत। अब देखिए कीमत में क्या हो रहा है कि 50/3%, यानी कि फ्रैक्शनल वैल्यू की बात करें तो 1/6। पहले जो 6 रुपये था वो क्या हो रहा है 50/3% की वृद्धि हो रही है, तो 6 का 50/3% कितना हो जाएगा कितना 1, और ये क्या हो रही है वृद्धि हो रही है, तो 6 और 1 कितना हो गया 7। जो कीमत पहले 6 था अब वो कितना हो गया 7 हो गया। अब खपत की बात करते हैं। खपत में कहा जा रहा है 25% की कमी आ जाती है, तो 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/4, यानी कि पहले 4 रुपया था अब उसमें कमी आया कितना का, तो 1 का कमी आया। देख रहे हैं ना ये 1 क्या कैसे मैंने 1 लिखा, तो 4 का अगर 25% निकालिएगा आप तो 1 आएगा, तो उस 25% की कमी आ रही है, यानी कि 1 कमी आ रही है, तो कितनी हो गई 3, यानी कि कीमत जो पहले 6 था वो 7 हो गया और खपत जो 4 था वो 3 हो गया। अब बात करें व्यय की, तो इन दोनों का पहले का व्यय कितना हो जाएगा 6 × 4 24 पहले का व्यय, बाद का व्यय कितना कीमत 7 खपत 3 7 दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 21। अब यहाँ गौर कीजिए पहले का व्यय 24 था, अब व्यय कितना हुआ 21, कितने की कमी आई 3 की कमी आई। अब प्रतिशत कमी बताया जाए तो क्या करेंगे हम लोग, बस वही करेंगे, 3 को ऊपर लिखा हमने और पहले का व्यय कितना था 24 को हमने नीचे लिखा, और प्रतिशत निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इससे सॉल्व कीजिएगा 3 × 8 = 24, 100/8 को क्या बोला जाता है 12 सही 1/2%, ये आपका आंसर हो जाएगा। सवाल है यदि सोने की कीमत में 625/3% वृद्धि हुई है और बिक्री में 20% की वृद्धि हुई है तो राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाएं। देखिए कि 625/3% को क्या लिख सकते हैं 208 सही 1/3%, ठीक है, कितना लिख सकते हैं 208 सही 1/3%। फिर इसे तोड़ें तो क्या लिख सकते हैं इसे 200 + 8 सही 1/3%। तो अगर आपको प्रतिशत वैल्यू से फ्रैक्शनल निकालने का प्रोसेस पता होगा
तो 200 का प्रतिशत कितना होगा 2, और 8 सही 1/3% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होगा 1/12। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 2 + 1/12 कितना हो जाएगा 25/12। ठीक है, चलिए अब आपको याद रखना है कि 625/3% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 25/12 फ्रैक्शनल वैल्यू में लिख सकते हैं। ये 25/12 लिख दिया। ठीक है, अब आइए, एक बताया जा रहा है कीमत और दूसरा बताया जा रहा है बिक्री। तो एक तरफ मैंने कीमत लिख दिया और दूसरी तरफ लिख दिया बिक्री। ठीक है, अब कीमत में वृद्धि हो रही है, यानी कि पहले कीमत थी कितनी 12। गौर कीजिए यहाँ कितना मैंने 25/12 में क्या लिया है 12 लिया है। अब उसकी वृद्धि हो रही है, कितनी वृद्धि हो रही है 625/3%। तो 12 का 625/3% कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ये क्या हो रही है इसकी वृद्धि हो रही है। तो 12 में 25 जोड़ दीजिए तो 37, जो पहले 12 की थी अब कितनी की हो गई 37 की हो गई। बिक्री में भी कहा जा रहा है कि 20% की वृद्धि हो रही है। तो बिक्री 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा 1/5, यानी कि पहले क्या था 5, तो अब कितना हो गया 1 की वृद्धि हो गई 6। अब आइए, तो राजस्व वृद्धि कितना हो जाएगा, तो पहले कीमत था 12, बिक्री 5, तो राजस्व व्यय कितना था 12 पंचे 60। अब कितना हो गया यह 37 और ये हो गया 6, तो अब राजस्व व्यय कितना हो गया 37 × 6 222। आप बता सकते हैं कि पहले 60 था और अब हो गया 222, तो कितना का वृद्धि हुआ 162 का वृद्धि हुआ है। अब यही तो प्रतिशत निकालना है, कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है, कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। तो क्या लिखना है 162 बटे पहले कितना था 60, 60 को लिखना है 60 लिख दिया हमने, गुना किससे करना है 100 से। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 270%। ये आपका आंसर हो गया। सवाल है, एक व्यक्ति अपने आय का 25% घर के किराए पर, शेष 20% भोजन पर और शेष भाग यातायात पर खर्च करता है और अंत में 8100 रुपये की बचत करता है। तो उसकी कुल आय का पता लगाएं। तो कुल आय, पहले हम कुल आय को मान लेते हैं 100। ठीक है, कितना मान लेते हैं 100 कुल आय मान लेते हैं। तो पहला कंडीशन बताया गया कि 25% घर के किराए पर, तो 100 का 25% 25 होगा। घर के किराए पे घर के किराए को मान लेते हैं H। ठीक है, होम। बाकी कितना बचा 100 में अगर 25 किराए होम घर के किराए पर दे दिया तो बचा कितना 75। अब देखिए, शेष का 20% भोजन पर, तो 75 का 20% कितना होगा निकाल लीजिए, कितना मिलेगा आपको 15। ये 15 किस पर खर्च करता है भोजन पर, भोजन को लिखते हैं फूड F। ठीक है, अब शेष कितना बचा 15 अगर फूड पर कर दिया 75 में, तो शेष कितना बचा 60। फिर कहता है शेष का 10% वो यातायात पर खर्च करता है। 60 रुपये अगर टोटल उसके पास है, उसका 10% कितना होगा 6, यानी कि 6 किस पे खर्च कर रहा है यातायात पर। यातायात यानी कि ट्रैवलिंग, टी हमने लिख दिया। अगर 6 खर्च कर रहा है 60 में, तो बच कितना रहा है उसके पास 54। ये 54 की ही जिक्र की गई है सवाल में कि अंत में वो 8100 रुपये बचाता है यातायात का खर्च निकाल करके। यानी कि ऐसा कह सकते हैं ये 54 इक्वस टू कितना 8100। 54 इक्वस टू कितना हमने लिख दिया 8100। क्यों लिखा आपको पता है, क्योंकि यही अंत में उसके पास बचता है। मेरे पास भी अंत में 54 बच रहा है और सवाल में भी कह रहा है कि 8100 बच रहा है व्यक्ति के पास। तो 54 इक्वस टू 8100, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 8100 बटे 54, निकालिएगा कितना हो जाएगा 150। ठीक है, अब हमें निकालना है कुल आय। कुल आय कितना माना था हमने 100,
तो अगर इसे हम 150 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? 15,000। गुना करके देख लीजिए, अगर मेरा गलत आ रहा हो गुना तो कितना आएगा? 15,000। तो यही आपका कुल आय हो गया, यही आपका आंसर हो गया। अगला सवाल है, एक आदमी हर महीने अपने आय का एक निश्चित हिस्सा बचाता है ताकि वह 1 साल में कार खरीद सके। उसके बचत में कितने प्रतिशत का वृद्धि होना चाहिए ताकि वह 9 महीने में एक कार खरीद सके? सवाल में कह रहा है कि पहले वो 1 साल में खरीदता था, अब वो 9 महीने में खरीद रहा है, तो कितना का वृद्धि किया? 1 साल में आपको पता है कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं, बताने वाली बात नहीं है ये। पहले वो 12 मंथ में खरीदता था, अब कितने मंथ में खरीदने लगा? वो 9 ही मंथ में खरीद रहा है। तो इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। 9 12 का एलसीएम होगा 36। तो ऐसा मान लीजिए कि उस कार का मूल्य है 36 रुपीज़। अगर 36 रुपीज़ में वो खरीदेगा कार, तो पर मंथ कितना बचाएगा? 1 साल में अगर वो खरीद रहा है तो पर मंथ कितना बचाएगा? 4 रुपये करके बचाएगा, 4 रुपये पर मंथ। अगर वो 9 मंथ में उसी कार को खरीदे 36 रुपये के कार को, तो कितने रुपए पर मंथ बचाएगा? जी हाँ, सॉरी, देखिए मैंने गलती कर दिया। क्या गलती कर दिया? तो ये 12 महीने का था ना, 12 महीने में कितना करेगा वो? 3 रुपये करके बचाएगा। और 9 महीने में अगर उसे ख़रीदना है तो कितने करके बचाएगा? कितना रुपया मंथ बचाएगा? 4 रुपये मंथ बचाएगा। अब देखिए कि 3 से कितना का वृद्धि कर दिया उन्होंने? 1 का वृद्धि किया। प्रतिशत भी यही हमसे पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ। तो कैसे निकालेंगे प्रतिशत वृद्धि? जितना वृद्धि हुआ उसको ऊपर लिखेंगे, और कितने से वृद्धि हो रहा है? 3 से वृद्धि हो रहा है, 3 को नीचे लिखा, फिर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा? 100/3, यानी कि 33 सही 1/3%। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, 50 लीटर शराब और पानी के मिश्रण में 60% शराब है। इस मिश्रण में कितनी और शराब मिलाई जाए ताकि नए मिश्रण में 75% शराब हो जाए? आइए देखते हैं। घोल कितने की है? शराब और पानी की घोल, टोटल घोल कितने की है? 50 लीटर की है, वो लिख दिया हमने। अब इसमें कहा जा रहा है कि शराब है 60%। कितना है शराब? शराब को अल्कोहल बोलते हैं, ये लिख दिया हमने। ये कितना है? 60% है, ठीक है। तो 50 का 60% कितना हो जाएगा? 30, यानी कि 30 लीटर क्या है? अल्कोहल। उसी तरह बताइए वाटर कितना हो जाएगा? पानी यानी कि वाटर। अगर 60% अल्कोहल है तो बाकी कितना बचा? 40% 100 में, तो ये 40% क्या हो जाएगा? वाटर। तो 50 का 40% कितना हो जाएगा? 20। ये 20 आपका 20 लीटर वाटर है। अब सवाल में कह रहा है कि कितनी शराब और मिलाई जाए, तो किसकी क्वांटिटी बढ़ेगी? अल्कोहल की क्वांटिटी बढ़ेगी। तो बढ़ने के बाद वो कितनी हो जाएगी? 75%। अब बताइए, अगर अल्कोहल 75% हो जाएगी तो वाटर कितनी रह जाएगी? 25% रह जाएगी, ठीक है। तो हम इससे सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? 75 और 25 का रेशियो निकालते हैं। आप निकाल करके देखिएगा 75 और 25 का रेशियो, तो क्या हो जाएगा? ये 25 1 25, 25 3 75, ये 1 और 3, यानी कि 3 1 के रेशियो में आएगा। तो इसे लिख सकते हैं 3 और इसे लिख सकते हैं 1। अब समझने वाली बात यह है कि बढ़ेगी तो अल्कोहल, तो स्थिर कौन रहेगा? वाटर रहेगा। यानी कि जो पहले 20 लीटर वाटर था वो अब भी रहेगा 20 लीटर। तो कह सकते हैं 1 यूनिट किसके इक्वल हो गया? 20 लीटर के इक्वल। 1 यूनिट अगर 20 हो गया तो 3 यूनिट कितना हो जाएगा? 3 गुना 20 कितना हो गया? 60। अब यहाँ देखिए, पहले थी अल्कोहल कितनी? 30 लीटर, अब कितनी हो गई? 60 लीटर। कितनी की वृद्धि हुई? तो 60 में 30 घटा सकते हैं, घटाइएगा तो कितना मिलेगा? 30। ये 30 लीटर और मिलाई होगी, यानी कि आपका आंसर कितना हो गया? 30 लीटर। सवाल है, ग्लिसरीन के 50 लीटर के एक नमूने में 20% की अशुद्ध मिलावट पाई गई। इसमें कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए ताकि अशुद्धता की प्रतिशत 5% रह जाए?
अब सवाल में दिया गया है कि 50 लीटर का ग्लिसरीन है, तो आइए 50 लीटर हमने लिख दिया। इस ग्लिसरीन में दो तरह के ग्लिसरीन मिले गए हैं, एक शुद्ध मिले गए हैं, ठीक है, और दूसरा क्या है, अशुद्ध मिले गए हैं। शुद्ध कितना मिलाया गया है ये नहीं बताया गया है, बताया ये गया है कि अशुद्ध कितना मिलाया गया है। अशुद्ध मिलाया गया है 20%, ठीक है, अशुद्ध कितना है 20% है। तो 50 का 20% कितना हो जाएगा 10। बाकी क्या हुई होगी, क्या रही होगी, शुद्ध ग्लिसरीन। तो 50 में 10 लीटर अगर शुद्ध है तो क्या हुआ 40, ठीक है, 40 लीटर शुद्ध ग्लिसरीन रहा होगा। अब बढ़ाया किसको जा रहा है, शुद्ध ग्लिसरीन को, यानी कि अस्थिर कौन रह जाएगा, दूसरे शब्दों में कहें तो अशुद्ध ग्लिसरीन अस्थिर रह जाएगा। वो कितना हो जाता है बाद में 5% रह जाता है। अगर अशुद्ध 5% ग्लिसरीन रह गया तो शुद्ध कितना रहा 95 रहा होगा। अब आप 95 और 5 का एलसीएम निकालिए। 95 सॉरी एलसीएम नहीं, 95 और 5 का रेशियो बताइए कितना होगा। 95 5 का रेशियो होगा 19:1, ठीक है, ये हो गया 1 और ये हो गया 19। अस्थिर रहा आपका अशुद्ध ग्लिसरीन, यानी कि जो पहले 10 था वो अभी भी 10 ही रहेगा, ठीक। तो बढ़ा कितना, अब देखिए यह 1 यूनिट 10 के इक्वल मानेंगे इसको, तो 19 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा, 19 गुना 10 कितना हो जाएगा 190। जो शुद्ध ग्लिसरीन पहले 40 थी अब कितनी लीटर हो गई 190 लीटर हो गई, ठीक है। तो कितना वृद्धि हुआ होगा, घटा करके देख लीजिए, 190 माइनस 40 कितना हो गया 150। ये आपका आंसर हो गया। सवाल है, शराब और पानी के 1 लीटर के मिश्रण में 30% पानी है, उस मिश्रण में कितना अल्कोहल और डाला जाए कि पानी का प्रतिशत 15 हो जाए। तो 1 लीटर घोल है, यानी कि पानी और अल्कोहल का मिश्रण है, उसका 30%, तो 1 का अगर आप 30% निकालिएगा तो डेसिमल में आएगा। तो 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है 1000। चलिए मान लेते हैं कि 1000 लीटर का आपके पास मिश्रण है, ठीक है, ये 1000 लीटर का मिश्रण है। तो इसमें क्या क्या है, एक तरफ वाटर है तो दूसरी तरफ पानी है, वाटर को W लिखा, सॉरी एक तरफ वाटर है तो दूसरी तरफ अल्कोहल है, अल्कोहल को A लिखा। तो 30% पानी है तो 1000 का 30% कितना हो जाएगा 300। बाकी तो अल्कोहल रहा होगा, कितना रहा होगा 700, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि कितना अल्कोहल और डाला जाए, तो पानी की प्रतिशत 15 रह जाए, यानी कि जब अल्कोहल डालने के बाद पानी की प्रतिशत बताता है 15, तो अल्कोहल का कितना हुआ होगा 85% हुआ होगा। दूसरे शब्दों में कहें अस्थिर कौन रहा होगा वाटर। अगर आप इसको 15-85 का रेशियो निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 3 और 17, ठीक है। अब ये 3 यूनिट किसके इक्वल हो गई, पहले के लीटर के इक्वल, पानी का जो लीटर था सॉरी मिलीलीटर जो क्वांटिटी था, तो 3 किसके इक्वल हो गई 300, यानी कि 300 का कितना गुना हुआ 100 गुना हुआ है ना। तो 17 का भी 100 गुना कितना हो जाएगा 1700, कितना हो जाएगा 1700। अब यहाँ गौर कीजिए कि जो अल्कोहल पहले 700 था अब वो कितना हो गया 1700 हो गया, तो कितनी की वृद्धि हुई, घटा दीजिए। 1700 में 7 को अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 1000, या 1000 मिलीलीटर की वृद्धि हुई। यही आपका आंसर हो गया। सवाल है, 75 ग्राम चीनी के एक घोल में 30% चीनी है, तदनुसार उस घोल में कितनी चीनी और मिलाई जानी चाहिए कि घोल में चीनी का प्रतिशत 70% हो जाए। तो देखिए पहले चीनी और पानी का घोल कितना ग्राम है, तो 75 ग्राम है, ठीक है, 75 ग्राम। इसमें क्या है चीनी भी है और पानी भी है,
चीनी को लिख देते हैं शुगर, पानी को लिख देते हैं वाटर। तो चीनी कितना है, 30% चीनी है। 75 का 30% कितना होगा, 22.5। ऐसे हमने आपको बोला है कि डेसिमल में जहाँ तक कोशिश करें ना ले, लेकिन चलिए आपको ये डेसिमल में करके बता देता हूँ। तो चीनी कितना हो गया, 22 ग्राम हो गया। बाकी बचा क्या, पानी। पानी कितना हुआ होगा, तो 75 में 22.5 को घटा दीजिए, 52.5 ग्राम पानी रहा होगा। ठीक है, क्या हो गया ये, 52.5 था ना, एक सेकेंड, ये हमने 52.5 लिख दिया, 52.5 ग्राम पानी। अब सवाल में कह रहा है कितनी चीनी और मिलाई जाए कि चीनी की प्रतिशत 70 हो जाए। तो ऐसा कहिए इसको कि चीनी बढ़ेगी तो अस्थिर कौन रहेगा, पानी रहेगा। चीनी बढ़ करके कितना प्रतिशत हो गया, 70% हो गया। तो पानी कितना हुआ होगा, 30% हुआ होगा। इसका रेशियो निकालिए 70 और 30 का। 70-30 का रेशियो हो जाएगा कितना, 7 और 3। अब वाटर तो पहले के जैसा ही रहेगा, यानी कि वाटर कितना रहेगा, 52.5 का 52.5 रहेगा। अब देखिए 3 यूनिट किसके इक्वल हो गया, 52.5, या ऐसा कहें कि 52.5 कितना गुना हुआ, सॉरी 3, हाँ 52.5 कितना गुना हुआ 3 का, खैर जो भी हो। तो आप 3 यूनिट अगर 52 है तो 1 यूनिट का निकाल लीजिए, 17.5 निकलेगा। यहाँ पे है 7 यूनिट, तो बताओ 17.5 से इसे मल्टीप्लाई कर दो, 7 को 17.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 1225। अब देखिए यहाँ 1225 नहीं, 122.5, सॉरी ठीक, 7.5, 17 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 122.5 होगा। अब देखिए यहाँ पहले था कितना, 22.5, अब कितना हो गया, 122.5। वृद्धि हुई, कितनी की वृद्धि हुई, तो दोनों में आप घटा लीजिए, 22.5 और 122.5 को घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 100। तो ये आपका आंसर हो गया, इतनी की वृद्धि हुई। ठीक है, सवाल है 90% तथा 97% शुद्धता वाले दो घोल मिलकर 94% शुद्धता वाला 21 लीटर का घोल तैयार किया गया है। तदनुसार उस मिश्रित घोल में दूसरे घोल की मात्रा कितने लीटर है। तो ये मिश्रण दो घोल से तैयार किया गया है, जिसमें से पहले घोल का शुद्धता 90% है, तो ऐसा लिख सकते हैं 90%, और दूसरा कितना है, 97%। इधर हमने 97% लिख दिया। और मिल करके कितना शुद्धता वाले घोल तैयार करते हैं, 94%। तो अब आप समझ गए होंगे इसे देख करके कि ये एलिगेशन मेथड से सॉल्व होने वाला है, मिश्रण विधि से सॉल्व होने वाला है। तो चलिए वही विधि लगाते हैं। 97 में 94 जाएगा तो हो जाएगा 3, और इधर हो जाएगा 4, या ऐसा कहें। अब देखिए ये 3 और 4 क्या बताता है, यह बताता है कि यह दोनों मिल करके घोल तैयार हो रहा है। एक का 3 हिस्सा और दूसरे का 4 हिस्सा लग रहा है, हो रहा है 7 हिस्सा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये 21 लीटर के इक्वल हो जाएगा। तो एक किसके इक्वल हो जाएगा, 7 इक्वल्स टू, अगर 21 है तो 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 21/7, 3। तो सवाल पूछा जा रहा है कि दूसरा हिस्सा क्या है मेरा, 4। तो यह कितना लीटर है। जब 1 यूनिट बराबर 3 लीटर है तो 4 यूनिट बराबर कितना होगा, 4 गुना 3, 4 तिया 12। तो दूसरा हिस्सा कितना है, 12 लीटर दूसरा हिस्सा। ये आपका आंसर हो गया। अगला सवाल है, एक अयस्क में किसी मिश्र धातु का 25% है जिसमें 90% लोहा है। इसके अतिरिक्त अयस्क के शेष 75% में कोई लोहा नहीं है। 60 किलोग्राम शुद्ध लोहा लेने के लिए अयस्क की आपेक्षिक मात्रा किलोग्राम में कितना होगा। अब देखिए अयस्क, मान लेते हैं अयस्क है आपके पास, ठीक है। इस अयस्क में कहा जा रहा है कि 25% मिश्र धातु है। मिश्र धातु कितना है, 25%। समझ जाइएगा, मिश्र धातु लिखा हुआ है, थोड़ा हैंडराइटिंग खराब है, ठीक है। 25% मिश्र धातु है, बाकी कितना रहा, 75%। इसका कोई यूज नहीं है। अब इस मिश्र धातु का फिर बात
किया जा रहा है कि इस मिश्र धातु में आपका 90% लोहा है। लोहा कितना प्रतिशत है? 90%। ये लोहा है, ठीक। तो बाकी कितना हुआ इधर? 10%। 10% में लोहा नहीं है, ठीक। अब आइए सवाल पे चलते हैं। 60 किलोग्राम शुद्ध लोहा लेने के लिए अयस्क की अपेक्षित मात्रा किलोग्राम में बताना है। तो 60 केजी, यह 60 केजी को हम ऐसा कह सकते हैं कि मिश्र धातु के 90% के इक्वल है। तो लिखिए 90% इक्वल टू कितना हो गया? 60 केजी। तो मिश्र धातु कितना है? 100%। तो मिश्र धातु कितना केजी हो जाएगा? तो 90% बराबर 60 केजी। तो 100% बराबर सॉल्व कीजिएगा, 60/90 गुना 100, तो हो गया आपका 200/3, 200/3 केजी। तो मिश्र धातु कितना केजी का हो गया? 200/3 केजी का। आइए थोड़ा सा इधर क्लियर कर लेते हैं। मिश्र धातु आपका है 200/3 केजी। मिश्र धातु अयस्क का कितना है? 25% है। अयस्क का 25% है, या कहें कि 25% किसके इक्वल हो गया? 200/3 केजी के इक्वल। हमें क्या तैयार करना है, क्या बनाना है? अयस्क। अयस्क का मात्रा निकालना है कि अयस्क कितना केजी का है। तो अयस्क का 25% मिश्र धातु है, जो कि 200/3 केजी के इक्वल है। तो अयस्क का निकालना यानी कि 100% का निकालना है। तो उसके लिए पहले 1% का निकालते, कितना हो जाएगा? 1% 200/3 और नीचे रहेगा 25। 25 से कटेगा 200 कितने बार में? 8 बार में, यानी कि कितना हो गया? ये 8/3 हो गया, ठीक है। इधर क्लियर कर लेते थोड़ा। चलिए 8/3, 1% किसके इक्वल हो गया? 8/3 के। तो हमें क्या निकालना है? मिश्र धातु। मिश्र धातु यानी कि 100%। 100% बराबर बताइए, तो 8/3 गुना 100, तो कितना हो जाएगा? ये डेसिमल में निकालिएगा तो 266.67, ये आपका आंसर हो गया। बस किसी ना किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए इन सबों का अच्छे से अध्ययन करें और बाकी के पार्ट 3 और पार्ट 1 वीडियो को भी ज़रूर देखें, जिसका लिंक मैंने सब्सक्रिप्शन में डाल दिया है, जहां से आप डायरेक्ट मेरे उस वीडियो पर जा सकते हैं। थैंक यू।